चुनाव लड़ना और कांग्रेस का नेता होना दो अलग अलग बातें हैं। नेता वो आज भी हमारे हैं, कल भी थे, रहेंगे। जितनी आप तरक्की करोगे राजनीति में उतने आपके दुश्मन भी हैं, आपकी कुर्सी खींचने वाले भी लोग बैठे हैं। एक बार जब पवन बंसल यहाँ से चुनाव लड़े, कुछ लोकल लीडर्स ने चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की, उनका नाम कभी लगता था कि ये मनीष तिवाड़ी के आदमी है। अब पवन बंसल जी अगर मजबूत हों और वो लड़ना चाहते हों चंडीगढ़ से, तो कैसे मनीष तिवाड़ी आके चंडीगढ़ की राजनीति करते? मेरे के टाइम पे जो मेरे साथ हुआ है, शायद मुझे उसका ज़िंदगी में कुछ थोड़ा दुख रहेगा। मैं आज आपके सामने अपने मन की बात कर रहा हूँ कि मैं उतना जिम्मेवार नहीं था जितनी सज़ा मिलती, या मैंने सज़ा खुद अपनी चुन ली। पवन बंसल जी जहाँ भी रहेंगे, जिस पोजीशन में रहेंगे, वो हमारे नेता रहेंगे। जब तक पार्टी मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव कठिन हो जाएगा। करण खेर जी का जो काम था, जो काम उन्होंने करना था पार्लियामेंट में, वो मनीष तिवाड़ी जी करते रहे। संजय टंडन जी रादर चंडीगढ़ के जन्म उनका नहीं है, पर मैं फिर भी उनको चंडीगढ़ का ही मानता हूँ। जिस आदमी ने अपनी 60 साल की उम्र में 50, 35 साल, 40 साल चंडीगढ़ में लगाए हो, तो चंडीगढ़ ये नहीं है। और मनीष तिवाड़ी तो उससे भी आगे चल गए, उनका जन्म ही यहाँ हुआ है। अगर तो चुनाव को वही स्थिति आ गई जो सारे देश में भाजपा कर रही है या हो रहा है अपने आप कि धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछली बार मेयर के मामले को लेकर हम लोग चर्चा के लिए बैठे थे और उस समय हमने ये तय किया था कि चंडीगढ़ में जब लोकसभा चुनाव शुरू होगा तब हम लोग एक बार फिर चर्चा के लिए बैठेंगे। तो आपका स्वागत है ए न्यूज़ ऑफिस में। अब चूँकि टिकटों का भी बंटवारा हो गया है, आप जो चंडीगढ़ में दोनों प्रमुख दल हैं कांग्रेस और भाजपा, तो अब चुनावी तैयारियां शुरू होने लगी हैं और आगे धीरे धीरे तेज होंगी। आपकी व्यस्तता भी अब बढ़ गई होगी। अभी तो नहीं, खैर अभी तो पहला दिन है। रात ही लेट खबर आई कि मनीष तिवाड़ी जी की टिकट हो गई है चंडीगढ़ से। तो अब वो कल आ रहे हैं, जो खबर मिली है कि 11 बजे ऑफिस में आएंगे। उसके बाद एक बार सारे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद फिर सभी बैठेंगे, पार्टी के जो वरिष्ठ साथी होते हैं उनके साथ बैठ के। देखिए वो किस तरह चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्या क्या उनके दिमाग में, वो चंडीगढ़ के बारे में उन्होंने अपने दिमाग में कौन सा एक खाका सा बुन रखा है, तो उस हिसाब से फिर व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाएंगी। इस बार चंडीगढ़ कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। पिछले लगातार 5 चुनाव जिन्होंने लड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, उनमें से 3 चुनाव वो लगातार जीते और 2 चुनाव पिछले हारे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को टिकट दे दिया गया। तो चंडीगढ़ कांग्रेस की सियासत में जो ये उलटफेर हुआ है, आपको उम्मीद थी कि इस तरीके का उलटफेर होगा? देखिए ऐसा कुछ खास तो नहीं लग रहा था, लेकिन बीच बीच में जब दिल्ली किसी अपने पुराने साथी से जो वरिष्ठ हैं दिल्ली में बातचीत करने का मौका मिला, वह कभी कभी ये बात सुनने में शायद कान में पड़ती थी कि शायद बंसल जी को इस बार किसी और ड्यूटी में लगाने की सोच रहे हैं, जो एक तरीका होता है दिल्ली में। लेकिन उसके बावजूद भी बंसल जी खुद बड़े आश्वस्त थे, हम भी सारे थे, और कई तरह से खबरें भी मिल रही थी कि टिकट इनको मिलेगी। और उसी तरह साथ साथ जब भी हम किसी से बात करते थे कि अगर बंसल जी नहीं तो कौन, जब भी किसी साथी से बात करते तो कहते यार मनीष तिवाड़ी जी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। और ये क्योंकि मैं जब से आपने 5 कहा, शायद मेरे ख्याल है कि ज़्यादा चुनाव लड़े साथ, लगातार 5 चुनाव लगातार। तो मैं लगातार 5 चुनाव, और पिछले 2-3 चुनाव में भी मनीष तिवाड़ी जी चंडीगढ़ से टिकट मांगते रहे हैं। हर बार उन्होंने कोशिश की। उन्होंने 1-2 बार अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मेरा एक सपना है कि मैं चंडीगढ़ से चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ हूँ, चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ, यहीं मैंने एजुकेशन ली है, यहीं सब कुछ हुआ है। तो मेरा एक ज़िंदगी का एक टारगेट कह लीजिए, सपना कह लीजिए कि मैं चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस भूमि का मेरे ऊपर एक कर्ज है। ये बातें मनीष तिवाड़ी जी कई बार कहते रहे हैं आगे, लेकिन 2-3 चुनाव के बाद इस बार थोड़ी खबरें ऐसी मिलने लग गई थी बीच बीच में कि मनीष तिवाड़ी और पवन बंसल के बीच में बड़ा नज़दीकी सा मामला है। तो अल्टीमेटली फैसला फिर मनीष जी के पक्ष में आ गया। पवन बंसल लगभग 2.5 दशक तक चंडीगढ़ में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता रहे, चंडीगढ़ कांग्रेस के भीतर, और एक तरीके से चंडीगढ़ कांग्रेस के सर्वोच्च नेता भी रहे। अब जब उनका टिकट काटकर मनीष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया गया है, तो एक तरीके से अब चंडीगढ़ कांग्रेस के लिए नेता भी बदल गया है। तो चंडीगढ़ कांग्रेस उस मनीष तिवारी को
क्या स्वीकार कर पाएगी? देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से सहमत नहीं कि अब नेता नहीं रहे। चुनाव लड़ना और कांग्रेस का नेता होना दो अलग अलग बातें हैं। नेता वो आज भी हमारे हैं, कल भी थे, रहेंगे भी। ये नहीं है कि, और हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ रखी हो, क्योंकि एक ना माहौल सा बना हुआ दोनों पार्टियों में। अगर हमारी पार्टी में कुछ हुआ तो भाजपा में भी तो उसी तरह हुआ है। वहाँ भी 2 टाइम की सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थी, उसको बदल दिया गया। तो एक ना ये है कि थोड़ा यंग, लेकिन बीजेपी में जो चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं वो उनके साथ खड़े थे और यहाँ आपके अध्यक्ष ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इसको बगावत मत कहिए। बगावत तो होती है कि भाई नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये है वो, ऐसा नहीं। देखिए, टिकट अप्लाई करना तो आपका राइट है ना सबका। वो जो अगर 3 आदमियों ने और ने भी तो किया था, पाली जी ने किया, केसरी जी ने किया, सतीश मच्छल ने किया, तो क्या उन्होंने भी बगावत की? बगावत शब्द नहीं ठीक है इसके लिए। हाँ, उन्होंने टिकट मांगी और स्वाभाविक तौर पर मीडिया में ये खबरें गई कि अब बंसल जी को प्रधान की सपोर्ट नहीं है। ये तो छपना ही था, पर इसको बगावत नहीं कह सकते हम। अब मनीष तिवारी को क्या चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे मन से और एकजुटता से स्वीकार करेगी? देखिए, जब किसी ने ये जो कांग्रेसी है उसने तो कांग्रेस के लिए काम करना है। तो अगर मान लो ये दोनों को ना, बंसल जी को ना मिलती, मनीष तिवारी को ना मिलती, फिर भी कांग्रेस वालों ने तो कांग्रेस के लिए काम करना है ना। हमारे सामने तो कांग्रेस है। कैंडिडेट का तो एक फ़ायदा या नुकसान ये होता है कि कुछ कैंडिडेट एक ऐसी अपने साथ अपनी लेगेसी लेके आएँ जिसमें आते आम कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी तो एक्सेप्ट करेंगे तो हाईकमांड का आदेश है, जो जनता भी एक्सेप्ट कर ले। जैसे पिछले दिनों जब संजय टंडन जी को टिकट मिली तो आपने मीडिया ने क्या लिखा कि जी लोकल आदमी हैं, बहुत मिलनसार हैं, अच्छे हैं, ये है। इसमें शक भी नहीं है कि जिससे मिलते हैं क्योंकि नए हैं चुनावी राजनीति में। ये तो किसी के जीतने या हारने के बाद पता लगता है कि उसके बाद का रोल क्या रहेगा। मनीष तिवारी जी के बारे में कांग्रेस को एक फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो जो एक चंडीगढ़ की डिमांड थी, लोकल होने चाहिए, वो तो कोई बात ही नहीं। चंडीगढ़ के दोनों, अब संजय टंडन जी रादर चंडीगढ़ के जन्म उनका नहीं है, पर मैं फिर भी उनको चंडीगढ़ का ही मानता हूँ। जिस आदमी ने अपनी 60 साल की उम्र में 50-35 साल 40 साल चंडीगढ़ में लगाए हो तो चंडीगढ़ ये नहीं है। पर मनीष तिवारी तो उससे भी आगे चल गए, उनका जन्म ही यहाँ हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष तिवारी की एक तजुर्बा लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के मेंबर का, और उसमें देश में नहीं विदेशों तक में उनकी इस बात के लिए कई बार प्रशंसा की जाती रही है कि वो पार्लियामेंट में बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं, बहुत अच्छा बहस करते हैं और बहुत अच्छा कई अच्छे मैगज़ीन के लिए लिखते हैं। वो जो उनके आर्टिकल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति पे हों, परिस्थितियों पे हों या अंतर्राष्ट्रीय पे भी हों, उसमें उनको काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। अब बात का इसको कह लीजिए या उनकी मनीष तिवारी जी की तैयारी पहले बहुत ज़्यादा थी। पिछले दिनों जब किरण खेर जी का जो काम था, जो काम उन्होंने करना था पार्लियामेंट में, वो मनीष तिवारी जी करते रहे। पिछले 2 साल में मेरे ख्याल 4-5 बार उन्होंने लोकसभा के अंदर चंडीगढ़ के मुद्दों को उठाया। एक बार जब प्राइवेटेशन बिजली का वो था कि करना है, बहुत बड़ी हड़ताल थी चंडीगढ़ में, किरण खेर जी उस वक्त नहीं बोली, बीजेपी का कोई लीडर उनके हक में नहीं बोला। मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में मामला उठाया था। शायद उनके मन में उसी वक्त से तैयारी कर रहे होंगे कि मैंने अब चंडीगढ़ जाना है, तो शायद इसीलिए। और एक नया कानून आया है पिछले दिनों, जब जो एमपी लैड का पैसा होता है, पहले सिर्फ था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी अपने में लगा सकते हैं जहाँ से जीते हुए, अब उसमें अमेंडमेंट आ गई थी कि 50 लाख रुपए तक वो 1 साल का अपने पड़ोस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को कर सकते हैं। तो वो स्वाभाविक थी, वो चंडीगढ़ में पड़ोस भी बनता था, तो उन्होंने कुछ पैसे भी दिए यहाँ कोस्ट कॉलोनियों में, मनी माजरा में और जगह पैसे दिए। तो ये इस बात के लिए, मतलब हमें पहले लगता था कि पता नहीं मनीष तिवारी जी क्यों कर रहे हैं, मेंबर तो पंजाब से हैं, लेकिन अब पता लगा कि वो तो हिसाब से तो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे कि मैंने चंडीगढ़ जाना है। तो ये तो आज सामने आ रहा है हमारे। पवन बंसल की टिकट काटना, आपको क्या लगता है ऐसा हुआ क्यों? इसके क्या कारण रहे होंगे? देखिए, ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि असलियत में कारण क्या थे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो बदलाव है वो तो एक नियति है, वो तो होना ही होना है, चाहे राजनीति हो, कुछ भी हो, बदलाव तो होता है। और जो दिल्ली वाले हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, शायद उनके दिमाग में था कि बदलाव शायद चंडीगढ़ के लिए ठीक होगा,
एक कारण तो ये है। दूसरा कारण जो थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा था कि, और नीरज जी एक बात मैं मान के चलता हूँ कि जब आदमी किसी बड़ी पोस्ट पे जाता है, जितनी तरक्की करता है, राजनीति में उसके उतने ही दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। बंसल जी ने पिछले 91 से लेके और आज तक, कल तक, उन्होंने चाहे वो हारे या जीते, हर कदम पे उन्होंने आगे उनको एक नई पोस्ट अच्छी मिली है। वरना जब हार जाता है तो लोग पार्टी से बाहर कर देते हैं। तो इस वक्त उनकी अपनी कोई लॉबी होगी, कुछ होगी, लेकिन ट्रेजरार बनना और ट्रेजरार हटना शायद ये उनकी राजनीति में एक बदलाव का, घटनाक्रम का एक बिंदु बन गया, जो मैं महसूस करता हूँ और जो बातें थोड़ी थोड़ी इधर से निकली हैं। शायद इनकी उस बड़ी कुर्सी पे बैठना, शायद इन्होंने अपने वहाँ कुछ ज़्यादा अपने शुभचिंतक जो नहीं रहे, ये जो आज हमें लग रहा है। वैसे तो मेरे को अधिकार नहीं है इन बातों के ऊपर भी टिप्पणी करना, पर मैं मानता हूँ जितनी आप तरक्की करोगे राजनीति में, उतने आपके दुश्मन भी हैं, आपकी कुर्सी खींचने वाले भी लोग बैठे हैं। शायद यही हुआ है। मैं चंडीगढ़ में क्या उनके साथ हुआ, विरोध हुआ, लक्की जी ने टिकट मांग ली और मांग ली, मैं नहीं समझता कि ये कारण टिकट ना मिलने के हैं। ये कारण दिल्ली वाला ही है। बंसल जी 91 में चंडीगढ़ आए थे, 9 साल और 23 साल, 32 साल इनका एक छतर राज रहा है। 91 में तो पहला चुनाव लड़े, हाँ, लेकिन चंडीगढ़ में तो उससे पहले भी थे, उससे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष 76 में उन्होंने अपनी यूथ कांग्रेस से सक्रिय राजनीति शुरू कर दी। तो उस वक्त एक छतर नहीं था, लेकिन जो इनका छतर शुरू हुआ एक राज 91 चुनाव जीतने के बाद हुआ। चुनाव हारे भी बीच में, तब भी इनको पार्टी पोजीशन में इनकी पोजीशन अच्छी रही, बढ़ती रही रादर आगे, और ट्रेजरार खजांची का पद मिलना अपने आप में ये बहुत यूनिक बात थी। अब दूसरी बात, शायद मुझे तो नहीं लगता कि चंडीगढ़ में किसी और एमपी को आने वाले समय में कोई रेलवे मंत्रालय मिलेगा या 4-4 मंत्रालय में इनको काम करने का मौका मिलेगा। ये तो स्टेटों को मोबलाइज करने के लिए रेल मंत्रालय, किसी के पास 20 एमपी हों स्टेट के बाद, उसको कह देते हैं कि उसको रेलवे दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके दी, पार्लियामेंट्री अफेयर इनके पास रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट इनके पास रहा, वाटर रिसोर्सेज का रहा। तो ये इतनी चीज़ें, कार्य मंत्री, संसदीय कार्य, ये जो चीज़ें मिली हैं, ये हार और जीत के बीच में मिली हैं ना। तो ये होता है कि जो आप ट्रेजरार बनने के बाद शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी वहाँ होगी जो लगता था कि अब बंसल जी को वहाँ से आने करना है। जिस दिन ये हटे थे, हालांकि खुद तो आदमी हमेशा यही कहता है कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है, मैंने भी तो यही कहा था कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन मुझे तो इंडिकेशन था ही कि फ़ैसला दिल्ली में हो चुका है कि पंजाब और नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे और वो यूपी वाले जो ललन सिगे, इनको हटाना है। तो मैंने पहले ही 2-4 दिन पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो ये चीज़ें शायद मुझे लगता है कि एक कारण है वहाँ ट्रेजरर के समय की कुछ घटनाएं का। तो ये माना जा सकता है अब कि चंडीगढ़ कांग्रेस की राजनीति में एक अध्याय समाप्त हो गया। नहीं, अध्याय कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए, टिकट के साथ ना जोड़िए इसको। पवन बंसल ने चंडीगढ़ में बहुत कुछ काम किया है, मेंबर पार्लियामेंट होते हुए भी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए, और बहुत से लोग उनको जानते पहचानते और उनके प्रशंसक हैं और रहेंगे। अध्याय नहीं ख़त्म हुआ, ये शब्द नहीं कहना चाहिए हमें। हाँ, चुनावी राजनीति से शायद अब देखना पड़ेगा इसमें आगे इस चुनाव के नतीजे क्या निकलते हैं। ये तो तय उच्च नतीजों के बाद होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम ये आप सोच लें कि पवन बंसल का अध्याय ख़त्म यहाँ से हो गया। चुनाव में हैं, अब मुझे उम्मीद है कि मनीष तिवाड़ी आएंगे। अब वो कैसे पवन बंसल जी को अपने साथ लेके चलते हैं, ये जिम्मेवारी तो मनीष तिवाड़ी जी की है कि उनको साथ लें, मिल के चलें। और चुनाव जिस परिस्थितियों में लड़ने जा रहे हैं, जब तक पार्टी मिलके नहीं लड़ेगी, चुनाव कठिन हो जाएगा। आपने पवन बंसल जी के साथ बहुत लंबे समय तक आपने काम किया है और चंडीगढ़ कांग्रेस की राजनीति में वो आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक भी लेकर गए। 2 बार आपको मेयर बनने का भी मौका मिला। आपके अपने संबंध पवन बंसल के साथ कैसे रहे? बिल्कुल ठीक हैं, आखिर तक ठीक रहे। आज भी अच्छे हैं। 2 दिन 4 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई है। मैं घर भी जाके 1-1.5 घंटा चंडीगढ़ की राजनीति से उनके साथ पूरा
विचार विमर्श किया है। 2 दिन पहले भी हम मिले हैं मनी माजरा में। हमारे रिलेशंस में कभी कोई फ़र्क नहीं है और ना ही कभी आएगा। मैं उन राजनीतिकों से नहीं हूँ। छोटी मोटी पार्टी के अंदर, पार्टी के परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें नहीं होती। हाँ, कुछ किसी 1, 2, 4 दिन, 10 दिन मुझे महसूस हुआ था जब मुझे पद छोड़ना पड़ा। वो एक फौरी तौर पे होता है कि मैं, और फिर मैं चुप रहा। मैंने कोई बोला तो नहीं आज तक, अपने घर में बैठा रहा, कम एक्टिविटी कम कर दी। और ना ही मैं ज़िंदगी में कभी, हमारे मुंह से कभी ये बात निकलेगी पवन बंसल जी जहाँ भी रहेंगे, जिस पोजीशन में रहेंगे, वो हमारे नेता रहेंगे। नहीं, पवन बंसल आपके नो डाउट आपके नेता हैं और नेता रहे हैं, और आपके संबंध भी आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत मधुर और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अभी तक भी हैं। तो 2021 के नगर निगम चुनाव के बाद ऐसा हुआ क्या था कि आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? वो देखिए, जब भी कोई चुनाव में हार होती है, जो ही चुनाव के नतीजे आए थे तो मैं खुद ही दिल्ली चला गया था। दिल्ली जाके मेरी बात हुई है बड़े लीडरों से, और इंचार्ज थे हरीश चौधरी जी से, वेणुगोपाल जी से, और मैंने खुद कह दिया था कि मैं इस हार की जिम्मेवारी अपने पे लेता हूँ। हालांकि वो उनके कुछ ख्यालात और थे कि आप रिपोर्ट बनाइए, ये करिए। मैंने कहा नहीं, मैं प्रेसिडेंट था। जो कुछ कई जगह शिकायतें वहाँ गई थी कि बंटवारा ठीक नहीं हुआ, कई जगह हुआ भी नहीं था, मेरी मर्जी के भी बिना बंटवारा। वो चाहते थे कि वहाँ बताया जाए सारा कि किसने किसको टिकट दी, कौन गलत टिकट दी, क्यों हार हो गई। तो मैंने कहा नहीं, अब जो पार्टी हार गई से हार गई, मैं अध्यक्ष के नाते अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। और मैंने उस दिन कह दिया था कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, आप फैसला कर लीजिए जल्दी। ये वेणुगोपाल जी से अब कोई बात करेंगे या हरीश चौधरी, आपको बता देंगे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि थोड़े दिन रुक जाओ, पंजाब के चुनाव सिर पे हैं, जो ही पंजाब के चुनाव का आएगा हम आपको रिलीव कर देंगे। जो ही पंजाब के चुनाव आए, वहाँ भी रिजल्ट गलत आ गए, तो फिर जल्दी फैसला होना था। हाँ, कुछ बातें हैं अंदर की जो मैं अभी नहीं बात करना चाहता, कुछ मेरे मन में थी बातें, लेकिन मैं उस बंसल जी के साथ जो मेरे रिलेशन थे, मैं उसके साथ उसको कभी नहीं जोड़ना चाहता। मेरे रिलेशन अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। उनके साथ मुझे काम करके बहुत कुछ मज़ा आया, सीखने का भी मज़ा मिला, मुझे मिला भी बहुत कुछ है। ये मैं नहीं कहूँगी जो चीज़ मुझे मिली है, बताइए किसको क्या मिला है। जनरल कैटेगरी में चंडीगढ़ में मैं ही 2 बार मेयर मुझे बनने का मौका दिया उन्होंने, पार्टी अध्यक्ष भी बने। मैंने कौन सी ऐसी पोस्ट है जो मुझे, मैं जनरल सेक्रेटरी 6 बार रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, आज भी मैं ACC मेंबर हूँ, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। कौन सी ऐसी कमेटी है मैं जिसमें नहीं हूँ। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कि मैं उनका कोई रोल नहीं, वो मुझे उनसे पहले मिला था। उस वक्त तारिक अनवर जी ने मुझे बनाया था। उसके बाद तो जितनी पोस्टें मिली हम इनके साथ मिलकर ही मिली है ना। तो कोई ऐसी, उस अध्यक्ष पद को मैं छोटा इसलिए मानता हूँ। मैं नीरज जी बड़ी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता था। सही बात है, मैं आज कह रहा हूँ। मुझसे इन्होंने पूछा 2 बार कि आप नहीं बनना चाहते, मैं नहीं। हरीश रावत जी का फ़ोन मुझे एक दिन आया कि आप अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते। मैंने कहा जी ये मेरे कारण है, मैं नहीं बनना चाहता। उसने कहा नहीं, दिस इज़ माई ऑर्डर, आप मेरे भाई की तरह उसको बनवा। जी ठीक है, जब पार्टी के ऑर्डर है तो फिर मान लूँगा। दुख तो उसको ना हटने का जो बनना चाहता हो। मैं तो नंबर 2 की पोजीशन में बहुत बढ़िया था। छावड़ा जी अध्यक्ष रहे हूँ, बैल साहब अध्यक्ष रहे हूँ, मैं बंसल जी का कॉन्फिडेंट का आदमी था। जो पार्टी में फैसले होते थे सब में मेरी राय ली जाती थी, और कई बार राय नहीं, मेरी कहने के अनुसार फैसले भी लिए जाते थे। तो एक तो वो जिम्मेवारी में फंस गए। एक ये मैं नहीं चाहता था, मुझे मालूम था पार्टी का कि पार्टी इतनी पोजीशन में तो नहीं है। चुनाव से पहले भी मैंने पार्टी में जितनी बार भी मुझे उन्होंने पूछा कितनी सीटें जीतोगे, मैंने कहा जी 11 में हम जीत जाएंगे। उनको ठीक है, बराबर तीनों पार्टियां आ जाएंगी, 36 सीटें हैं, 12 आ जाएंगी। अब कुछ टिकटों का बंटवारा गड़बड़ हो गई। मैं फिर इस बात को कह दूं कि अगर टिकटों का बंटवारा सही सहमति से होता तो आज जो 8 आई हैं वो शायद 13-14 पे पहुंच जाते हैं। ये गड़बड़ी किस लेवल पे हुई? ये सब जिम्मेवार थे हम उसमें, सब में। मैं अब किसी को एक को क्या कहूँ, जब मैं कह दिया कि मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन मैं उतना जिम्मेवार नहीं था। नहीं, ये तो एक नैतिकता की बात हो गई, क्योंकि आप अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाते आपने नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन असल में जो कि बात अभी तक, आज 2024 आ गया है, 2021 में ये चुनाव हुआ था, और बार बार बीच में ये सब चीज़ें पार्टी के अंदर उठती भी रहती हैं। तो असल में नैतिक जिम्मेदारी तो आपने ले ली, लेकिन असल में जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए थी? देखिए, हमारी एक प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है जिसके सामने हम जितने एप्लीकेंट हैं वो सारे आगे रख देते हैं उनके। अगर मैं कहूँ तो सबकी जिम्मेवारी थी। अगर सबने वहाँ बैठे, मेरा तो रोल ही अगर सही पूछा तो उस वक्त मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा जो कमेटी करेगी कर देगी।
लेकिन चुनाव जब हार जाती है पार्टी, जीतने वालों के तो 100 क्रेडिट लेने में आ जाते हैं कि जी मेरी वजह से जीता है, मैंने ये किया था। अब हार गए तो मुझे मालूम था ये छिछलेबाजी होगी और मैं छिछलेबाजी को पार्टी से बचाना चाहता था। इसलिए मैंने इस बात के ऊपर बिल्कुल उसको स्टॉप करने के लिए मैं कहते जी मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आज कि मैं उतना जिम्मेवार नहीं था जितनी सज़ा मिल गई, या मैंने सज़ा खुद अपनी चुन ली। ये पार्टी यही तो जानना चाहती है। अब जानने की क्या फ़ायदा उसका होगा। मैं किसी को अगर ब्लेम करूं, उसने करूं। बहुत से लोग एक दूसरे की सिफारिशें करने वाले थे, उसको दे दो वो मेरा आदमी है, उसको दे दो मेरा आदमी है। हालांकि मैं नहीं था हक में, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कुछ 4-5 सीटों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ था कि ये सीटें ना दी जाएँ तो अच्छी है। और जिनके मैं खिलाफ था शायद वो नहीं जीत पाए और बहुत बुरी तरह हारे, कई लोग तो बहुत बुरी तरह हारे। तो उनको टिकट दी किसने? पार्टी ने दी। पार्टी में अब क्यों मेरे से करवाना चाहते? पार्टी में कमेटी थी, उसमें सारे थे, मैं भी था, 11 आदमी और थे, बंसल जी भी थे, सारे थे हम वहाँ। अच्छी बात होती है कि सारा वहाँ फीडबैक लेते, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी नैतिकता भी कह लें। अगर मान लीजिए मेरी मर्जी के बिना टिकटें बांट रही जा रही थी उस वक्त, तो मुझे वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था ना। तो कमजोरी मेरी भी तो रही। अगर मैंने उस वक्त मुझे लगता कि ये गलत हो रहा है, टिकटें गलत बटी जा रही हैं, तो मैंने मुझे भी आप कह सकते हैं कि आपकी भी कमजोरी है, मेरे को उसी टाइम अध्यक्ष के पास से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन कई बार उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमारे सामने होती हैं कि कोई हमें नज़र नहीं आता कि इससे अब कैसे निकला जाए। समय बहुत कम होता है, 2-3 दिन नॉमिनेशन को रह गए होते हैं, दबाव बहुत होता है नेताओं के ऊपर। आप मानेंगे नहीं, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी निकाल के कहाँ किसको पकड़ के ले आते हैं, जी ये मेरा खास है, ये है, वो है। कई बार तो इतनी स्थितियाँ खराब हो जाती थी कि अब किसको कैसे ना करें। तो ये सारा चीज़ें मिला के कहें कि टिकटें, अगर हमारी टिकटें 2-4 सही 5 बढ़ जाती और तो टिकटें हम 12-13 सीट पे आज हम पक्का था, ये मैं आप मान सकता हूँ। रिजल्ट के बाद अगर इतनी गलत डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी हम 8 जीते हैं ना, और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट ली है, तो इसको तो मैंने खुद ही अपने आप हार मान ली, जबकि हार थी नहीं। 4 से 8 हुई। मेरी अध्यक्षता से पहले 4 सीटें थी, 8 हुई। तीनों पार्टियों में से परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा आए, तो हार कहाँ हुई। लेकिन मैं समझता था कि 12-14 तक भी आ जाती तो मेरे लिए मेरे एक कैरियर में एक स्टार और लग जाता। मैंने जितने ओहदे लिए हैं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, पता नहीं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, आज भी लोग याद करते हैं कि एक अच्छा अध्यक्ष था। 2 बार मेयर रहे, आपने भी मुझे कवर किया है, आपने भी देखा है। आज भी लोग कई बार मेरा नाम लेके कह देते हैं अच्छे मेयर थे। जनरल सेक्रेटरी रहे, स्पोक्स पर्सन रहे, सब में मैंने अच्छे अपने तरफ से कोशिश की है। मेयर के टाइम पे जो मेरे साथ हुआ है, शायद मुझे उसका ज़िंदगी में कुछ थोड़ा दुख रहेगा। मैं आज आपके सामने अपने मन की बात कर रहा हूँ। मैं इस नाकामयाबी के साथ अपने कैरियर को विराम नहीं देना चाहता था। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरी अगर पूरे 40 साल के कैरियर में अगर एक नाकामयाबी लिखी गई है तो यही लिखी गई कि मेरे अध्यक्ष में चुनाव हार गए। और मैंने उसको ऑन किया, फिर ये कह के नैतिकता के नाते किया, क्योंकि मेरा मरण बनता भी था। या तो मैं उसी टाइम रिज़ाइन करके हट जाता कि टिकटें मेरी मर्जी के बिना नहीं पट रही। लेकिन जो हो गया सो हो गया, राजनीति में चलता है ये। अब किसी को ब्लेम देने से क्या फ़ायदा। ऐसे माहौल में बलि के लिए बकरे ढूंढे जाते हैं, लेकिन आप अपनी बलि खुद ही दे आए। खुद अपनी बलि दे आया। मैं चाहता ही नहीं था। उसके बाद बड़ा माहौल और तरह हो गया था पार्टी का। जिनको टिकटें नहीं मिली वो मेरे से नाराज़, जो हार गए वो मेरे से नाराज़। तो माहौल पार्टी का थोड़ा गड़बड़ होने लगा था। मैंने कहा छोड़ के पास हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए लोकसभा चुनाव पर लौटते हैं। मनीष तिवारी अब चूँकि चंडीगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंडीगढ़ जानना चाहता है कि मनीष तिवारी कैसे नेता है, क्योंकि जो आज चंडीगढ़ की नई पीढ़ी है वो मनीष तिवारी को उतना नज़दीक से नहीं जानती है जितने नज़दीक से उनके साथ आपने पहले काम किया है। चूँकि मनीष तिवारी पिछले 35 साल से चंडीगढ़ की सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हैं। वो पंजाब में सक्रिय रहे हैं, दिल्ली में सक्रिय रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ की राजनीति में लगभग 35 साल से वो गैर हाजिर थे। तो इसलिए चंडीगढ़ उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है और आपने उनके साथ काम किया है। तो इसलिए चंडीगढ़ आज ये जानना चाहता है कि मनीष तिवारी कैसे नेता हैं और उनकी कार्यशैली क्या है। देखिए, मैंने उनके साथ मिलके, जैसे होता है ना कि एक
वैसे तो काम नहीं किया, क्योंकि मेरे से थोड़ी उम्र में छोटे हैं, 10-11 साल का उम्र में फ़र्क है। लेकिन मैंने उनको एज़ NSUI प्रेसिडेंट काम करते हुए देखा है, एज़ यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट होते काम करते हुए देखा है, और पंजाब के जो पार्लियामेंट में उनका जो रोल है एज ए पंजाब MP, उसको भी मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। एज ए पार्लियामेंट्री मैं कहूँ, आज के जो कैंडिडेट हैं दोनों में से मनीष तिवाड़ी ज़्यादा समझे सुलझे हुए इंसान हैं। इनको तजर्बा भी है, बेदाग छवि है, पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर कई बार पार्टी के अंदर कैडर में से ये आवाज़ उठती मैंने सुनी है कि क्यों ना इनको विपक्ष का नेता बनाया जाए, अधीर रंजन की जगह ये बेहतर होते, क्योंकि ये बेस्ट स्पीकर में आते हैं कांग्रेस के, अच्छे जो बढ़िया पार्लियामेंट में बोलने वाले या स्टेज में, वो तो आपके सामने जब आ जाएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि उस एंगल से तो हाँ, संजय टंडन जी के बारे जो मैं तारीफ सुनता हूँ या मैं खुद उसमें हूँ कि वो मिलनसार हैं, जब भी मिलते हैं किसी से बहुत प्यार से मिलते हैं, ये करते हैं। दोनों में जहाँ तक मिलनसारता का है, दोनों एक जैसे हैं। जहाँ तक मनीष तिवाड़ी के बढ़िया होने का है कि उनको पार्लियामेंट के 2 बार मेंबर पार्लियामेंट का है, और उनका जो आर्टिकल कहीं आप पढ़ेंगे, हमारे पास ग्रुपों में आते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन तक में लिखते रहे हैं वो, और उस पर एक अच्छी पकड़ होती है, फाइनेंस मैटर पे भी और फॉरेन पॉलिसी पे भी। तो उस हिसाब से अगर लोगों ने उनको पढ़ा है तो मैं समझता हूँ कि वो चंडीगढ़ के लिए बेटर कैंडिडेट। जैसा कि आपने कहा कि मनीष तिवारी की चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की एक दिल की बड़ी इच्छा रही और एक सपना भी था उनका, तो चंडीगढ़ की राजनीति से 35 साल दूर रहने के उनके कारण क्या थे? देखिए, सबसे बड़ी कारण थे, एक शहर में एक ही बड़ा लीडर रह सकता है ना। बंसल जी जब से 91 से मैंने पहले जिक्र किया, उस वक्त तक इनकी पोजीशन साउंड चलती रही, दिल्ली में बढ़ते रहे आगे और ताकतवर होते रहे। अगर वो कोशिश भी करते चंडीगढ़ में उस वक्त आने की तो नहीं आ सकते थे, नहीं ऐसे। बंसल जी की पोजीशन इतनी थी कि इनकी मर्जी के बिना शायद उनको टिकट नहीं मिलती, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो जो उन्होंने किया, मैं तो एक समझदार लीडर की संज्ञा देता हूँ कि उनको पंजाब में मौका मिल गया। अगर यहाँ लड़ते भिड़ते रहते आपस में, बंसल जी का कुछ बिगाड़ ना पाते और अपना नुकसान कर लेते, तो वो चले गए। हाँ, वो गाहे बगाहे जो मैंने पहले जिक्र किया, वो चंडीगढ़ के लिए इंटरेस्ट अपना दिखाते रहे। जब भी चंडीगढ़ आते थे वो लोगों से मिलते थे, मुझे पता, मेरी भी कई बार बात होती थी, मुझसे फ़ोन कर लेते थे मुझे। कभी हमने कभी राजनीतिक में इतनी दूरियां नहीं थी उनसे मेरी, लेकिन ये अलग बात है कि हाँ, उन्होंने ना उनको चंडीगढ़ फील्ड थी, ना कभी हमारा पंजाब में जाकर उनसे मिलना हुआ, इंटरेस्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए आपको लगता है अब बंसल जी अगर मजबूत हों और वो लड़ना चाहते हों चंडीगढ़ से, तो कैसे मनीष तिवाड़ी आके चंडीगढ़ की राजनीति करते? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मनीष तिवारी की टिकट चंडीगढ़ से डिक्लेयर होने के बाद चंडीगढ़ के तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों में एक ये चीज़ एक चल रही है कि मनीष तिवारी बाहरी उम्मीदवार हैं। देखिए, मैं तो नहीं भारी मानता। अब धीरे धीरे जब वो खुद आएंगे, जब अपना बायोडाटा लोगों के सामने बताएंगे। अब सोशल मीडिया का मैं क्या कहूँ, आज 1-2 ग्रुप हैं जिसमें लोगों ने कहा जी वाह वाह, ये हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि पूर्वांचल का एक साथी को मिल गया। और जितना उनको तिवाड़ी के नाम से शायद उनको लगा हो गया कि यूपी बिहार से कोई है तिवाड़ी, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया में अब हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सोशल मीडिया ऐसे आदमी रखे हुए हैं जो इन बातों के, जिसको हम व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बोलने लग गए अब। तो ये चलेगा थोड़े दिन। अब देखिए, संजय टंडन जी के बारे में 2-3 दिन से क्या चल रहा है कि सर 400 पार करवा दूँ, अनिल मसीह को जोड़ रहे हैं, उनके साथ जोड़ रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया पे जोड़ रहे हैं ना। उनका क्या रोल था उसमें? पार्टी का रोल होगा तो उनका पार्टी प्रेसिडेंट का होगा। वो पार्टी प्रेसिडेंट क्या थे, जसूद साहब का होगा या जितेंद्र मल्होत्रा जी का होगा। तो जैसे जैसे कोई कैंडिडेट बनता है, मैंने पहले कहा कि जितना कोई राजनीति में तरक्की करेगा उसके विरोधी उतना ही मौका ढूंढेंगे उसको लेट डाउन करने का। तो मनीष तिवाड़ी के ऊपर कम से कम ये टैग नहीं लगा पाएंगे वो कि ये बाहरी हैं। बाहरी, देखिए आपको भी मत होगा, बहुत कम लोगों को पता है कि उनके पिताजी VN तिवाड़ी जी, विश्वनाथ तिवाड़ी जी, वो हमारी कांग्रेस कमेटी में आते थे मीटिंगों में। जब हमें कोई अच्छे स्पीकर की ज़रूरत होती थी कांग्रेस कमेटी के, चौधरी भोपाल सिंह के टाइम में, तो हम सोचते थे कि एक प्रोफेसर अच्छे को बुलाया जाए जो कांग्रेस की नीतियों पे बोले, तो इनके फादर को बुलाते थे। वो तो 1984 में जब टेररिज्म आया तो उस वक्त उनकी टेररिस्ट ने 24 सेक्टर कोठी में हत्या कर दी। छोटे से थे उस वक्त मनीष तिवाड़ी, शायद 15-16 साल के ही होंगे। 84 से 16, 40, 45, आज तो 59 साल के हैं, अंदाज़ा लगा लो।
फिर यहाँ सेंट जॉन के ही पढ़े हुए हैं, डीएवी कॉलेज के इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। यहीं पे सारा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन की है। हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए NSOA के प्रेसिडेंट होने के नाते। तो ये टैग तो नहीं लगेगा, ये तो जो लगाएगा तो अपनी एनर्जी खराब करने वाली बात है उसको। कहते हैं कि पवन बंसल और मनीष तिवारी का 36 का आंकड़ा रहा और वो अभी तक बना हुआ है। इस चूँकि आप दोनों ही नेताओं की राजनीति को आपने देखा है और दोनों नेताओं की कार्यशैली को भी देखा है, दोनों नेताओं के साथ रहे हैं, तो पवन बंसल और मनीष तिवारी के बीच 36 के आंकड़े के कारण क्या है? देखिए, ऐसा एक शब्द है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा तो वो होता है जिसका बिल्कुल ना कोई बोल चाल है, ना जब मिलते हैं सामने दूसरे को गोलियां निकालने मारना शुरू कर दें। अभी यही स्थिति? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में होता है, दौड़ में जब दो आदमी होते हैं तो उसको थोड़ा बहुत प्रतिद्वंद्विता कह सकते हैं आप, कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते थे। प्रतिद्वंदी क्या बोलते हैं हिंदी में, यही ना। 36 के आंकड़े वाली वो इतनी नहीं थी। दिल्ली में अगर रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, तो क्या इकट्ठे आपस में मिलते नहीं होंगे, अभी बातचीत नहीं करते होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं आप साहब से बता दूँ, ना हमारे सामने बोलना नहीं चाहते। नहीं, इतनी कड़वाहट वाली कभी बातें मैंने सुनी नहीं इनके आपस में। कई बार नीचे वाले थोड़े से दूरियां बढ़वा देते हैं। मैं आपको बताऊँ, कई बार जब पवन बंसल जी जहाँ से चुनाव लड़े, कुछ लोकल लीडर्स ने चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की। उनका नाम कभी लगता था कि ये मनीष तिवारी के आदमी हैं, लेकिन मैं नहीं मानता उनको। उनकी अपनी निजी जो पार्टी के अंदर किसी की मेरे से नहीं बनती थी, किसी की प्रदीप छावड़ा से नहीं बनती थी, वो जैसे थोड़ा बहुत होता है, वो बातों से मीडिया अंदाज़ा लगा लेता है कि बहुत बड़ी कोई दुश्मनी थी। ऐसा ना मैंने कभी बंसल जी के मुंह से सुना है मनीष तिवारी जी के बारे में, और ना ही कभी मनीष तिवारी जी से तो हमारा बहुत ज़्यादा बातचीत कभी, मैं तो कहूँगा 6 महीने में साल में एक दोबारा होती थी ज़्यादा। तो वो भी किसी फंक्शन में मिल गए या कोई ऐसा नहीं। शुरू में तो पवन बंसल जी के और मनीष तिवारी जी के रिश्ते छोटे भाई बड़े भाई जैसे ये तो स्वाभाविक सा बात होती है। देखिए, स्वाभाविक सी बात होती है, जिस चीज़ में आप राजनीति करना चाहते हैं, जिस पद के लिए, उस पद के लिए क्यों और आएगा। तो मनीष जी ने खुद उस समय के 1984 के पवन बंसल जी के साथ के अपने फ़ोटो, जब वो NSUI में थे तब के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट किए हैं और अपने संबंध उनके कैसे रहे हैं बंसल जी से ये बता। लेकिन बाद के दिनों में ज़रूर उनके बीच में खटास बढ़ गई। नहीं, खटास नहीं बढ़ी। एक ना वो होता है, एक की पोस्ट के लिए जब दो आदमी लगे होंगे तो जो मीडिया या जो और साथ वाले बीच वाले होते हैं ना, वो इन बातों को थोड़ा ज़्यादा उभार देते हैं। मैंने नहीं सुना आज तक। मैं बिल्कुल कहूँ कि बंसल जी ने कभी कड़वाहट वाली बात उनके बारे में नहीं कही, और उन्होंने भी मेरे सामने कभी नहीं कही। अब 36 का आंकड़े में कितनी दुश्मनी होती है, इसका पैमाना मेरे पास तो नहीं है, कम से कम। लेकिन रहा तो है। अब ये आपका एनालिसिस हो सकता है, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आप देखना, शायद मुझे चुनाव में आप इकट्ठे ही देखेंगे दोनों को। आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ के मतदाता मनीष तिवारी को वोट क्यों करें? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि क्यों करें। सबसे पहली बात तो ये देखना होगा कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाता है। अगर तो चुनाव को वही स्थिति आ गई जो सारे देश में भाजपा कर रही है या हो रहा है अपने आप, कि धर्म पे नाम पे चुनाव लड़ा जाए, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जवाब ही नहीं है हमारे पास कोई। अगर ये आ जाए कि चुनाव में कौन सा MP बढ़िया होना चाहिए, कौन से मुद्दे किस पार्टी ने हल किए, कितने नहीं किए, ये एक ना बहुत और तरह का है। कुछ प्रोपेगेंडे में पवन बंसल जी रहे, बहुत से बोल देते हैं लोग उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो वो 4 बार कैसे जीते? अगर आज बीजेपी कहती है कि चंडीगढ़ बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की कर गई, वो इंटरनेशनल सिटी का दर्जा चला गया, या एजुकेशन फैसिलिटीज बेहतर हैं, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी, तो क्या बीजेपी ने किए? वो तो मानते किरण खेर ने कुछ किया ही नहीं। जब उनको बदलने की मांग उठ रही है उनकी पार्टी में से, तो ये मान रहे हैं ना वो कि हमारी मेंबर पार्लियामेंट नहीं उतना कर पाई जितना चंडीगढ़ के लोग चाहते थे। तो इसका मतलब है जो कुछ किया चंडीगढ़ के लिए वो कांग्रेस ने किया या पवन बंसल जी ने किया। ये तो आप मान के चलेंगे कि जो 15-20 साल पहले चंडीगढ़ था आज उससे कहीं सुंदर है। उस वक्त तो आबादी 3 लाख की थी 15-20 साल पहले, आज हम 7 लाख की थी, आज हम 15 लाख आबादी को सब कुछ दे रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो कांग्रेस का जो योगदान है उसको नहीं भुला सकती चंडीगढ़ की जनता। और जब ये अब बात आएगी कि हमने एक अच्छा MP चुनना है, अच्छा MP चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं चाहिए, अच्छा एक MP चाहिए, तो वो जनता इसलिए वोट देगी मनीष तिवारी को।
मतलब आप ये मानते हैं कि जब जब धर्म की बात चलती है तो वहाँ कांग्रेस भाजपा से पिछड़ जाती है? बिल्कुल पिछड़ जाती है, इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने इस एक तरह की उन्होंने ऐसा माहौल बना लिया अपने पक्ष में, मैं समझता हूँ कि बनना नहीं चाहिए था ये ठीक। धर्म, मैं भी हिंदू हूँ, मैं किस ढंग से पूजा पाठ करता हूँ, कैसे भगवान राम जी को मानता हूँ, कैसे हमारा परिवार मानता है, हम किसी एक अच्छे हिंदू से भी अच्छे हिंदू हैं उस मामले में भी। हमारा तो हर काम सुबह से लेकर शाम तक धर्म के नाम से घर शुरू होता है। घर में कुछ छोटा सा हमने खाना भी नया सीजनल बनना हो तब भी हम कहते हैं जी पहली रोटी जो है गाय के निकालो, पहले ब्राह्मण देवता की निकालो। ये तो हमारे रिवाज है पुराने। तो वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, देखिए वो अलग मामला है धर्म का, वो साधु संतों के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, सरकार की मदद थी, सरकार की मदद के बिना मंदिर नहीं बन सकता था, तो फिर उसके नाम पे वोट वाली बात जो है मेरे को तो नहीं अच्छा लगता। अब किसी को लगता है तो मैं उसमें कोई कमेंट्स भी नहीं करता। चुनाव प्योरली कामों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, कौन पार्टी किस मुद्दे के लेके जा रही है उस पर चुनाव होना चाहिए। उसमें थोड़ा मनीष तिवारी आगे निकलेंगे इससे। चलिए, अभी तो चुनाव, हाँ अभी तो बहुत समय है और पता नहीं बीजेपी क्या कैसे स्ट्रेटजी बनाती है। मैं तो चाहूँगा अगर कांग्रेस में अगर मेरी से राय मानी गई तो हमने प्योरली इसको कामों के मामले में बनाना चाहिए। मतलब प्राउड से कहना चाहिए कि हमने पवन बांसल के टाइम में गर्व से कहना चाहिए कि हमने ये किया है। डाटा हमारे पास पड़ा है, क्या किया हमने उस टाइम जब चंडीगढ़ का बजट बहुत कम था। आज तो मनी फ्लो इतना ज़्यादा है, इतनी चंडीगढ़ की आमदन खुद अपनी बन गई है जीएसटी लगने के बाद। आज जो कर जो हो सकता था वहाँ बीजेपी नहीं कर पा रही, जो पवन बांसल जी ने थोड़े फंड्स में चंडीगढ़ के लिए कर दिया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें तो ये कहना चाहिए कि पवन बांसल जी ने इतना किया, अब मनीष तिवारी जी इससे बढ़ के करेंगे आगे। ये आलोचना से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये शायद बीजेपी डराती है या दूसरी पार्टियां जी बंसल जी का नाम ना लो, ये है भी आजकल को उनको टिकट नहीं मिली तो उनका नाम ही ना लो। बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि पार्टी वहीं से शुरू करे जहाँ बंसल ने अपने काम छोड़े थे, कि हम तो वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आज आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई और ए न्यूज़ ऑफिस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।